हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर। अभी हम आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी हम पढ़ेंगे बीए यानी वाणिज्य व्यवस्था और संचालन। इसमें हमने फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसको सेकंड लेसन पढ़ेंगे, धंधाकीय सेवाएं। यानी धंधाकीय सेवाएं क्या होती है, किसे कहते हैं। प्रस्तावना से शुरुआत करेंगे हम इसकी। अर्थतंत्र में सेवाओं का महत्व बढ़ता जा रहा है। सेवाओं के कारण सुविधाओं में और अनुकूलता में भी वृद्धि हो रही है। जो जैसे जैसे सेवाएं प्राप्त होती है तो लोगों की सुविधाएं भी बढ़ती जा रही है। बैंकिंग, बीमा, डाक, गोदाम और वाहन व्यवहार ऐसी सेवाएं हैं। ये सेवाएं मात्र वाणिज्य के अंग के रूप में व्यापार की ही सहायता नहीं करती, बल्कि इससे आगे बढ़कर उद्योग, खेती और सभी धंधों की सहायता करती है। यानी हमें ना बैंक, बीमा, डाक, गोदाम, जो वाहन वगैरह है, इनके द्वारा ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा व्यापार का ही काम होता है। इनसे हमारे और संपूर्ण जो भी सेवाएं, जो भी हमारे काम है, वो समस्त इनके द्वारा पूरे होते हैं। बैंकिंग, बीमा, डाक, गोदाम और वाहन व्यवहार की सेवाओं में इतनी विविधता आ गई है कि वे आर्थिक प्रवृत्तियों की सीमा पार कर गई और वे पारिवारिक तथा सामाजिक व्यवहार की सीमाएं भी बन गई है। आधुनिक समय में इन सेवाओं के क्षेत्र में विविधता, विशिष्टता दिखाई देती है। ये संस्थाएं परस्पर अवलंबित यानी एक दूसरे पर आधारित हो गई है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे बीमा यानी इंश्योरेंस किसे कहते हैं। बीमा अर्थात दो पक्षकारों के मध्य ऐसा लिखित अनुबंध है जिसके द्वारा बीमा लेने वाला प्रीमियम की रकम के बदले में बीमा करने वाले के पास से ऐसा वचन प्राप्त करता है कि जो उसे बीमा लेने वाला निश्चित किए गए जोखिम के कारण हानि हो तो तय की गई रकम की सीमा में निश्चित गणना के आधार पर आर्थिक क्षति की भरपाई करेंगे। बीमा किसे कहते हैं? बीमा उसे कहते हैं, पहली बात तो कि बीमा जो भी होता है एक व्यक्ति के बीच में नहीं होता है, दो पक्षकारों के मध्य में बीमा किया जाता है। अब जब बीमा किया जाता है तो क्यों किया जाता है कि जो भी कोई नुकसान अगर होता है तो उसकी भरपाई के लिए बीमा करवाया जाता है। और ये कैसे होता है? ये एक लिखित अनुबंध होता है और उसके पास से ऐसा ये कि वो वचन दे रहा है, यानी ये बात कि बीमा अगर नुकसान लग जाता है तो वो भरपाई करेगा, ऐसा वचन लिखित कागज के रूप में ली जाती है। क्योंकि ये व्यवसाय करते हैं तो जोखिम भी हो सकती है, हानि भी हो सकती है, तो उसके लिए ही बीमा लिया जाता है ताकि उस समय उनकी भरपाई की जा सके। बीमा के लिखित करार को, और ये सब ऐसे मुंह से बोला हुआ नहीं होता, मौखिक नहीं होता, ये एक लिखित करार यानी लिखित जो समझौता होता है वो होता है। बीमा पॉलिसी के रूप में जाना जाता है। इसे बीमा पॉलिसी भी बोला जाता है। बीमा जोखिम को दूर नहीं करता बल्कि जोखिम से उत्पन्न वाली आर्थिक क्षति की पूर्ति करता है। वो जो बीमा लिया जाता है वो क्यों लिया जाता है? यानी बीमा लेने का मतलब है कि जब कभी जोखिम हो जाए, नुकसान हो जाए, तो जो उसके द्वारा जो नुकसान हो रहा है, जो क्षति हो रही है, तो उसकी पूर्ति बीमा के ज़रिए हो जाए और उनकी क्षतिपूर्ति यानी जो भी समस्या, जो भी जोखिम उत्पन्न हो, उनकी पूर्ति करने के लिए बीमा करवाया जाता है। उसके बाद है सिद्धांत। बीमा मूल रूप से सामाजिकता के साथ जुड़ा हुआ है और दो पक्षों के बीच का करार होता है। बीमा अकेले व्यक्ति क्या खुद का थोड़ी करेगा। बीमा किसका किया जाता है? जब दो व्यक्ति होते हैं तो दो व्यक्तियों के बीच में किया जाने वाला संबंध होता है, पक्ष होता है, करार होता है, वो होता है बीमा। वैसे बीमा सामान्य अनुबंध नहीं है, इसे सामान्य अनुबंध के नियम के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। बीमा विशिष्ट अनुबंध होने से उसमें सामान्य अनुबंध सिद्धांतों के अलावा निम्नलिखित विशिष्ट सिद्धांत भी होते हैं। और इसमें पहला है संपूर्ण विश्वास का सिद्धांत। बीमा कब लिया जाता है? जब व्यक्ति को पूरा उसमें विश्वास हो जाता है। बीमे के अनुबंध का उद्देश्य लाभ प्राप्त कभी भी नहीं हो सकता।
बीमा अनुबंध का उद्देश्य क्षति की आर्थिक भरपाई प्राप्त करना होता है। बीमा कोई लोग अपने लाभ के लिए नहीं करते, सिर्फ बीमा इसलिए करवाया जाता है कि जब वो व्यवसाय वगैरह कुछ करते हैं तो जो उनका आर्थिक जो नुकसान होता है उसकी क्षतिपूर्ति यानी उसकी भरपाई, उसके नुकसान को पूरा करने के लिए बीमा करवाया जाता है। बीमा अनुबंध का उद्देश्य क्षति की आर्थिक भरपाई प्राप्त करना होता है, यानी जो उनका नुकसान हो गया वो बीमा के द्वारा वो अपने नुकसान को प्राप्त कर सकते हैं। बीमा का मूलभूत विचार सामाजिक है, इसीलिए बीमा करार के पक्षकारों को परस्पर संपूर्ण विश्वास करना होता है। अब जब बीमा हम करवाते हैं किसी के तो एक दूसरे के भरोसे पर विश्वास पर ही हम ये करवा सकते हैं, यानी विश्वास का होना इसमें दोनों पक्षों के मध्य होना आवश्यक है। अनुबंध करते समय दोनों पक्षकारों को बीमित वस्तु से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी भी देनी पड़ती है, यानी जो भी बीमे के अंतर्गत जानकारी चाहिए वो संपूर्ण जानकारी एक दूसरे को बताना भी आवश्यक है। बीमा लेते समय जानकारी न पूछी गई हो, यदि अनुबंध पर प्रभाव पड़ता हो तो एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को होती है। जब हम कभी बीमा करवाते हैं तो उसके साथ संपूर्ण जानकारी भी करवानी आवश्यक है। अब जानकारी के बिना कोई भी बीमा नहीं करता है। कोई भी जानकारी छुपाकर किया गया बीमा अनुबंध को धोखा कहलाता है, यानी हम अगर कोई चीज़ छुपा लेते हैं तो वो चीज़ गलत है। जब बीमा करवा रहे हैं और जिन्हें जानकारी जो चाहिए वो हमें संपूर्ण जानकारी सही में देनी चाहिए, नहीं तो वो एक धोखा कहलाता है, बेईमानी कहलाती है। और संपूर्ण विश्वास के सिद्धांत का भंग भी होता है, क्योंकि ये बीमा क्या होता है, विश्वास, एक दूसरे पर विश्वास करके ही बीमा किया जाता है, तो इसमें धोखाधड़ी, बेईमानी या झूठ नहीं होनी चाहिए। जब भी बीमा के पक्षकारों को पता चले कि संपूर्ण विश्वास के सिद्धांत का भंग हुआ है, यानी बीमा जब करवाया है तो उसमें बेईमानी हुई है, विश्वास को आघात लगाया है, तो वो सिद्धांत, तो वो अनुबंध रद्द माना जाता है, यानी वो बीमा सही नहीं माना जाता। और बीमा लेने वाले द्वारा भरी गई रकम, प्रीमियम की रकम वापस भी नहीं मिल सकती, यानी जो उन्होंने प्रीमियम के जरिए हमको पैसे जमा कराने पड़ते हैं जब हम बीमा कराते हैं, तो अगर उन्होंने धोखाधड़ी करी है, बेईमानी से भरा है, तो फिर उनको वापस से प्रीमियम की रकम भी नहीं मिलती है। जो क्षति होती है उसे पूर्ति प्राप्त करने का अधिकार, और जो उनका अगर नुकसान हुआ है वो भी उन्हें पूरा नहीं मिलता है। ये था हमारा संपूर्ण विश्वास, यानी बीमा कैसे करवाना चाहिए, संपूर्ण विश्वास रखकर एक दूसरे पे भरोसा करके बीमा करवाना आवश्यक है। फिर है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। क्षतिपूर्ति, जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करना। बीमा लेने वाले को हानि हो तो उसे क्षतिपूर्ति मिल सके, इसके लिए बीमा अनुबंध होता है। अब बीमा क्यों करवाया जाता है, अगर कोई बीमा लेने वाले को कोई नुकसान हो जाता है, किसी प्रकार की हानि हो जाती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति मिल सके, यानी जो उसका नुकसान हुआ है उसको पूरा किया जा सके, इसके लिए अनुबंध यानी बीमा किया जाता है। बीमे के अनुबंध का हृदय क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है। हृदय से बीमा क्यों किया जाता है कि जो हमारा नुकसान हुआ है वो हमारी भरपाई पूरी हो जाए। बीमा लेने वाले को हानि हो तो बीमा कंपनी उसकी क्षतिपूर्ति कितनी करेगी यह तय करने के लिए इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आपका नुकसान हुआ है 5,000 का और आप अगर 10,000 उससे बीमा की रकम मांगोगे, क्षतिपूर्ति रकम मांगोगे, तो ऐसा इसमें नहीं होता। यह उस पर कंपनी निर्भर करती है, कंपनी डिसाइड करती है कि वो कितनी क्षतिपूर्ति, यानी कितना नुकसान हुआ और कितने की वो पूर्ति कर सकती है, कितनी रकम वो दे सकती है। बीमा लेने वाला को उसको हुई क्षति की पूर्ति प्राप्त कर सकता है। जब बीमा जिस व्यक्ति ने लिया है और उसके साथ कोई हानि हुआ है, नुकसान हुआ है, तो वो उसकी क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। वह लाभ प्राप्त नहीं कर सकता, यानी जितना नुकसान हुआ है उसके अनुसार ही कंपनी डिसाइड करेगी कि इसका नुकसान कितना हुआ है, इसकी क्षतिपूर्ति कितनी देनी चाहिए, न कि वो 5,000 की जगह 50,000 यानी लाभ नहीं ले
सकता है, अर्थात जितना नुकसान हुआ हो उससे अधिक रकम क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त नहीं कर सकती। इसकी जांच पड़ताल करने के बाद ही बीमे की जो क्षतिपूर्ति होती है उसका भुगतान किया जाता है। बीमा लेने वाला वस्तु के मूल्य की तुलना में कम मूल्य का बीमा करवाए तो गर्भित रूप से स्वीकार करता है कि कम मूल्य के प्रमाण में नुकसान वही उठाएगा। अब आपने जब बीमा आपने बनवाया था तो उस समय में रकम भरनी पड़ती है कि हमने इतने पैसे लगा करके ये व्यवसाय शुरू किया है। जब आप ये नहीं बता रहे हो, उसमें कम बता रहे हो, तो जब नुकसान होता है, जब आपका व्यवसाय में नुकसान होता है, क्षतिपूर्ति होती है, तो उसके अनुसार ही आपको रकम भी आपकी क्षतिपूर्ति की पूरी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपने बीमे में वो रकम सही बताई नहीं है, तो वो रकम भी आपको सही नहीं मिलेगी। उसका जो नुकसान होगा, जो क्षतिपूर्ति होगी, तो वो भी आपको खुद को ही भरनी पड़ेगी। बीमा लेने वाला खुद ही नुकसान भरेगा। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इसको। एक व्यक्ति ने, मान लो ए व्यक्ति है, उसने क्या किया, 5 लाख की वस्तुओं को 3 लाख का बीमा। अब उसके पास कितनी वस्तुएं थी, उसके पास वस्तुएं तो 5 लाख की थी, 5 लाख, लेकिन उसने बीमा कितने लाख का लिया है, सिर्फ 3 लाख का ही बीमा लिया है, और थी कितने की, 5 लाख की थी। तो यदि वस्तु संपूर्ण, अब ये मान लीजिए उसने 5 लाख की वस्तुएं थी, 3 लाख का बीमा लिया है, और उसकी सभी वस्तुएं मान लीजिए नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो वो उसे अधिक से अधिक कितने लाख का बीमा मिलेगा, उसे अधिक से अधिक सिर्फ 3 लाख रुपए की ही क्षतिपूर्ति होगी। क्यों होगी, क्योंकि उसने 3 लाख रुपए का ही बीमा लिया है। तो क्षतिपूर्ति भी कंपनी के जरिए बीमा कंपनी इतने की ही करेगी। ये ए व्यक्ति ने ऐसे किया। अब मान लो जो बी व्यक्ति है, सेकंड व्यक्ति है, उसने क्या किया है, उसके एक वस्तु का मूल्य 5 लाख है और उसने 3 लाख का बीमा लिया है। उसके पास कोई ऐसी वस्तु है जिसका रेट है 5 लाख, उसका मूल्य है, और उसने क्या किया है, बीमा उसने 3 लाख का लिया है। तो वह वस्तु आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होती है। अब उसकी पूरी वस्तु, यानी ए वाले की तो पूरी नष्ट हो गई थी, लेकिन बी वाले की कुछ वस्तु नष्ट होती है, संपूर्ण नष्ट नहीं होती है, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होता है। आंशिक यानी कुछ होता है, तो उसे 2 लाख, मान लीजिए कुछ क्षति होती है, यानी 2 लाख रुपए का उसे नुकसान होता है, तो उसे बीमा की रकम के आधार पर ही क्षतिपूर्ति कितनी होगी, 1,20,000 की ही क्षतिपूर्ति होगी। क्यों, क्योंकि उसका आंशिक हुआ है, पूरा संपूर्ण जो उसके पास सामान था, पूरी उसकी क्षतिपूर्ति नहीं होती है। अब इसी में सी पॉइंट, ये तीसरा जो सी व्यक्ति है, वो क्या करता है कि उसके पास वस्तु 5 लाख रुपए वस्तु की कीमत है, यानी कोई वस्तु है उसकी कीमत है 5 लाख रुपए। अब वो क्या करता है, उसका बीमा 5 लाख रुपए का है, और उसका बीमा 5 लाख की संपूर्ण क्षति की बीमा कराएगी, यानी जितना पैसा था लगाया उसने उतना ही उसका बीमा कराया। तो अब कंपनी जब उसका नुकसान होगा तो कंपनी उसे कितने देगी, उसे पूरे के पूरे 5 लाख रुपए का बीमा उसे क्षतिपूर्ति के रूप में मिल जाएगा। अब है तीसरा पॉइंट है बीमा योग्य हित का सिद्धांत। बीमा योग्य हित का सिद्धांत अर्थात बीमा लेने वाले का बीमित यानी बीमा वस्तु में आर्थिक हित होना चाहिए। उदाहरण, मकान मालिक का मकान में आर्थिक हित हो,
जब ही किराएदार का न हो। अब बीमा योग्य हित का सिद्धांत क्या है कि कौन व्यक्ति बीमा ले सकता है? जैसे मकान पे लोन लिया जाता है, लोन कौन लेगा? किराएदार तो लोन ले नहीं सकता, तो उसका हक किसका है? उसमें हित यानी फ़ायदा किसका है? मकान मालिक का फ़ायदा है कि मकान मालिक अपना फ़ायदा देखने के लिए उसको अपना बीमा करवा लेता है, लोन ले लेता है या नुकसान करता है, जबकि किराएदार को वो उसका फ़ायदा नहीं होता। चौथा पॉइंट है अधिकार परिवर्तन का सिद्धांत। जब बीमा योग्य वस्तु का बीमा लिया जाता है और वह वस्तु नष्ट हो जाती है, बीमा कंपनी उसकी क्षतिपूर्ति करती है। तब नष्ट हुई वस्तु की मालिकी का हक बीमा कंपनी का ही होगा, कारण कि वो उसकी वस्तु जो अधिकार था तब वो बीमा कंपनी ही उसकी क्षतिपूर्ति को पूरा करती है। तब नष्ट हुई वस्तु की मालिकी का हक बीमा कंपनी का ही हो जाता है, उस पर मूल मालिक का अधिकार नहीं रहता। यह जीवन बीमा पर भी लागू नहीं होता। अभी हमने इसके 4 पॉइंट्स पढ़े। अब है बीमा के प्रकार। जीवन बीमा के 2 प्रकार हैं, जीवन बीमा और सामान्य बीमा। जीवन बीमा में होते हैं आजीवन बीमा भी होता है और दूसरा बंदोबस्ती बीमा, यानी 2 प्रकार के बीमा हम इसमें पढ़ेंगे जीवन बीमा में। और सामान्य बीमा में 3 प्रकार के बीमा होते हैं, माल परिवहन का, आग का और अन्य सामान्य का, यानी 3 है। माल परिवहन जो कि माल जिस वाहन से जाता है, जैसे समुद्र के द्वारा, हवाई मार्ग और मार्ग के द्वारा यानी सड़क के द्वारा, तो उनका भी बीमा किया जाता है। आग का बीमा किया जाता है, आग के जरिए अगर किसी वस्तु का कोई नुकसान वगैरह हो जाता है, जल जाती है, समुद्र के जरिए ले जाए और लूटपाट हो जाए या डूब जाए या क्रश हो जाए या रोड पे से चोरी वगैरह हो जाए, तो इसका भी बीमा होता है। अन्य बीमा में क्या होता है? लाभ हानि का भी बीमा कराया जाता है, स्वास्थ्य का यानी मेडिक्लेम के द्वारा भी किया जाता है, लूटपाट का बीमा भी होता है, पशुओं का बीमा भी किया जाता है। फिर है सामूहिक बीमा, खेल कूद का कि खेल के वक्त अगर कोई खिलाड़ी वगैरह के कुछ हो जाता है तो उसका बीमा होता है। वाहन भी, जैसे हम लोग लेते हैं कोई वाहन वगैरह तो उसका हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं। साख बीमा, त्राहित पक्ष के लिए बीमा, धोखाधड़ी, वफादारी का बीमा, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा और बीमा और कर्मचारी, यानी इन सब का बीमा करवाया जाता है। इसके बारे में तो हम कल जानकारी लेंगे, लेकिन आज हमने अभी पढ़ा बीमा क्या होता है, बीमा के बारे में पढ़ा कि बीमा क्यों करवाया जाता है। बीमा 2 पक्षों के मध्य, पक्षकार के मध्य आपस की तकरार को यानी संबंध को स्थापित करने के लिए बीमा करवाया जाता है। उसके लिए बीमा जब करवाते हैं तो एक दूसरे पर विश्वास रखना भी ज़रूरी है। इसमें विश्वास के ज़रिए ही बीमा करवा सकते हैं। बीमा में फिर संपूर्ण विश्वास का भी होता है कि बेईमानी धोखाधड़ी होती है तो उसमें उसको रद्द मान दिया जाता है और जो प्रीमियम भरा जाता है वो भी फिर उस राशि को नहीं मिलता, मतलब उसका भी बीमाकर्ता को नुकसान का सामना करना पड़ता है। उसके बाद क्षतिपूर्ति का, यानी अगर कोई सामान हमारा नुकसान हो जाता है तो उसकी जितना नुकसान हो रहा है उतना हमें बताना चाहिए, उसकी क्षतिपूर्ति भी बीमा जरिए के कंपनी के जरिए होती है। फिर बीमा योग्यता का, यानी मकान मालिक अगर मकान बनाता है तो वो क्यों बनाता है? अपने फ़ायदे के लिए कि जैसे जैसे किराएदार रखता है उसका फ़ायदा किराएदार को तो होने से रहा, उसका फ़ायदा मकान मालिक को होता है, क्योंकि वो किस्तों में मकान जब लोन पे मकान लेता है तो वो उसकी किस्तों को भरता रहता है। फिर है अधिकार परिवर्तन का, यानी अधिकार कब कंपनी का होता है? जब हम पूरा बीमा नहीं भरते, तो अगर प्रीमियम की राशि नहीं भरते तो जो हमने बीमा करवाया है उसका संपूर्ण अधिकार हमारा ख़त्म हो जाता है और अपना कंपनी अपना अधिकार उस पर रख लेती है और वो ही उसका मालिकी अधिकार मूल मालिक हो जाती है और वो जीवन बीमा पर लागू भी नहीं होता। लेकिन इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पर रोकते हैं, आगे का कंटिन्यू हम कल करेंगे। अगर इसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक और आगे का हम इसके कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बच्चों।